हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर चाहिए तो नीचे प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और एमएससी के और बहुत सारे मैथ भी मैंने करा दिया है, जस्ट लाइक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चल ही रहा है हमारा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ये भी कंप्लीट हो गया है, रियल एनालिसिस के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत सारे मैथ है जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है हमारा। ये बहुत सारे मैथ कंप्लीट हो गया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। नोट्स चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है बेटा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप नोट्स भी बाई कर सकते हो। मात्र 100 रुपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स, प्लस में आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अभी धीरे धीरे हर्ष यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रेडी हो रहे हैं, तो बाद में वो भी एडिट करके आपको दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। बाउंड्री कंडीशन इन टर्म ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। बेटा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको हम टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। याद रखना, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स। पढ़ते हैं पहले इसकी कंडीशंस, बिल्कुल सिंपल से बताते तो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को मैंने बता दिया है, टी से डिनोट करेंगे और एल से डिनोट करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने एरी स्ट्रेस फंक्शन पढ़ाया था, जो u से डिनोट करते हैं, 2u इज इक्वल टू हमारा z कंजुगेट फाई z, ये आता था। प्लस याद हो तो किसी को, अगर थोड़ा सा भी किसी को याद होगा तो z फाई z, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था। एक किसी को याद हो तो, किसी को याद हो तो एरी स्ट्रेस फंक्शन में मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको। तो जहां पे भी आपको फाई साइन दिख जाए, सिंपल सी बात है, वहां एरी स्ट्रेस फंक्शंस का यूज होगा ही होगा। तो वो लेक्चर्स भी यहाँ पे आज हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एन, ये एक्सप्रेशन को हमें आज प्रूव करना है, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। एन हमें बता दिया कोई नॉर्मल कंपोनेंट है, टी हमारा क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। इसको प्रूव करते हैं बेटा। ये स्टेटमेंट थी इसकी, एग्जाम में सिंपल इस नाम से आ रहा है, तो आपको ये लिख के दिखाना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। आगे इसको प्रूव करते हैं बेटा। सबसे पहले प्रूव करने से पहले मैं आपको सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या डायग्राम में दर्शाया हुआ है? ये एक हमारा सी कर्व है, ठीक है बेटा। ये हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जो टी से डिनोट कर दिया, और इसका ये हो गया नॉर्मल एन, ठीक है बेटा। ये हमारी x1 डैश एक्सिस हो गई, ये हमारी यहाँ पे x2 डैश एक्सिस हो गई, और जो n और x1 डैश के बीच में एंगल है वो कितने का डिग्री का है? अल्फा एंगल है हमारा। और ये पॉइंट क्या है? हमारा O, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा, वही लिखते हैं। और इस कर्व को क्या, जो हमने एक कर्व बनाया है, इस कर्व को क्या नाम दे दिया? C। Let C be the boundary of the body. Let alpha be the angle measured from the positive direction of x-axis to the normal n. मैंने बता दिया इसके बीच का एंगल क्या है बेटा? अल्फा है, जो कि यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। ऑन द सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट O x1 डैश x2 डैश इज द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द एक्सिस n को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? n की क्या वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे? t11 का डैश, t की वैल्यू क्या ले, टेंजेंट की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? t12 का डैश। ये याद रखना है आपको, इन दोनों की वैल्यू हम लास्ट में ये यूज भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना रखा है, ये थ्योरी थी इतनी। अब डेरिवेशन पार्ट शुरू करते हैं इसका। बेटा आपको मैंने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, याद हो तो। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड ऑर्डर में मैंने पढ़ाया था, जिसमें टी आई जे डैश पढ़ाया था। यहाँ पे मैंने क्या क्या पढ़ाया था? टी आई जे डैश पढ़ाया था और टी आई जे दोनों पढ़ाए थे मैंने आपको। किसी को याद हो तो सेकंड ऑर्डर टेंसर के मैंने सारे लॉ पढ़ाए थे आपको, वो याद हो। या फिर मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, टॉपिक पढ़ाया है, पूरा एक लेक्चर लिया है, तो वहां से ये हमारा आया है टी आई जे का डैश इज इक्वल टू एल आई पी एल जे क्यू और टी पी क्यू। कुछ जगह अल्फा बीटा ले लेते हैं बेटा, सबका लिखने का अलग अलग। जहाँ अल्फा बीटा ले लेंगे, टी अल्फा बीटा ले लेंगे, तो वहाँ पे एल अल्फा पी, एल बीटा क्यू, टी पी क्यू। तो बेटा ये लिखने का हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, डरने की बात नहीं। सब यूनिवर्सिटी में आप कुछ भी कर सकते हो, हर यूनिवर्सिटी में हमारा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आई पी जे क्यू की वैल्यू क्या है बेटा? 1 और 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम जे को क्या पुट कर दे बेटा? आई पुट कर दे। इस इक्वेशन 1 में आई को क्या पुट कर दे? सॉरी, जे को क्या पुट कर दे? आई। तो जहाँ जे है वहां हमने आई पुट कर दिया बेटा। यहाँ दोनों जगह जे था, वहां हमने आई पुट कर दिया।
अब सभी को पता है एल आई पी और को मल्टीप्लाई आई क्यू, ये हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, डेल पी क्यू के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, डेल पी क्यू के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे डेल पी क्यू की वैल्यू रख दिया है। अब डेल पी क्यू क्या होता है बेटा, डेल पी क्यू क्या होता है, सभी को पता है। डेल हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन टेंसर होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन टेंसर। इसमें डेल पी क्यू की दो वैल्यू होती है, एक 1 और एक 0। पी और क्यू जब इक्वल हो तो 1 वैल्यू होती है, पी और क्यू जब नॉट इक्वल हो तो हमारी क्या होती है, 0। ये शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। पहले आपको मैंने पढ़ाया डेल आई जे, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पी क्यू ले रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ना है, याद रखना है चीजों को। जब पी और क्यू इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। जब पी और क्यू इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो जब पी और क्यू यहाँ पे भी हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टी पी की क्यू की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, पी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी पी पी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो ये हमने ये लिया था और ये आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे ध्यानपूर्वक सुनो। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे सुनना बेटा, चीजों को समझना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमने सारी चीजें पीछे पढ़ ली है, बस अभी बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर को फिनिश करना है, क्योंकि सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको पता है आई पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 और 2 है। पुट कर दो, आई की वैल्यू 1 1 पुट कर दिया, प्लस फिर आई की वैल्यू 2 भी पुट करना है ना बेटा, तो प्लस का साइन 2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी पी की वैल्यू एक बार 1 1 लिया, एक बार हमने 2 2 ले लिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया बेटा, इसको इक्वेशन 1 दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब ये तो हमने यहां से निकाली है। अब ये बोल रहा है हम आई पी क्यू जे की वैल्यू डायरेक्ट 1 में पुट करके निकालें तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। पहले क्या किया इसने, आई की वैल्यू और आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले लिया। यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू 1 ले लिया, जे की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, पुट कर दिया। तो यहाँ पे आई इस इक्वेशन 1 में किया, देखो लिखा हुआ हर चीज नोट्सों में, जो पेपर्स पे नोट्स है ना उन पे लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। जहां मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ मैं एक एक चीज को लिखता हूँ फिर बताता हूँ, क्या आपको दिक्कत ही ना हो। इसलिए हमारा मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगता है लेक्चर्स अरेंज करने में, उनको कंप्रेस लिखने में। डायरेक्ट मैं नोट्सों को पढ़ा सकता हूँ, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स मेरे को प्रोवाइड कराने तो आपको इजीली रहे, उस वे में मैं आपको कंसिडर करता हूँ। तो जहां जहां आई और जे था वहां वहां हमने 1 पुट कर दिया। यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था, पुट कर दिया। अब बेटा बात आ जाती है पी की वैल्यू भी और क्यू की वैल्यू भी 1 और 2 है, वो पुट किया। अब पहले हमने क्या कर दिया, पी की वैल्यू को हमने 1 ले लिया, यहाँ पी था और यहाँ पी था, 1 कर दिया। अब पी को 2 भी पुट करना पड़ेगा बेटा एक बार, तो 2 किया और 2 किया, तो ये हो गया। पहले आई जे का किया, फिर पी का किया। अब क्यू बच गया बेटा, एक बार क्यू का 1 लेंगे, फिर एक बार क्यू का 2 लेंगे, तो अभी 2 टर्म है, तो 2 टर्म और बन जाएगी, 4 हो जाएगी हमारे पास, 4 टर्म आ गई बेटा। हमें पता है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है बेटा। तो T12 किसके इक्वल होगा, T21 के इक्वल हो जाएगा हमारा। किसके इक्वल होगा, T12 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा बेटा, T21 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा L11 L11 L12 स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा। यहाँ L21 है, इसकी जगह क्या कर देंगे, 21 पुट कर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सेम रखो। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम दोनों को करेंगे तो 2 L11 L12 एंड T12, इस 21 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। और लास्ट में L12 क्या है, L12 का स्क्वायर हो गया, और T22 क्या हमने एज इट इज लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको ये डायग्राम ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे बनाया है इसको अच्छी तरह। ये हमारी x1 एक्सिस है बेटा, ये x1 डैश एक्सिस है, हमने ट्रांसफर किया x1, जो x1 और x2 कोऑर्डिनेट थे उनको ट्रांसफर कर दिया हमने x1 डैश x2 डैश में ट्रांसफर किया है। तो यहाँ से हमने ये हमारा इस x1 और x के बीच में अल्फा एंगल है, x2 और x1 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा पूरा 90 डिग्री का एंगल है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा माइनस हो गया तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा बेटा, ये हमारा अल्फा है। फिर हमें LIG मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत से बच्चे जो नए आए ना वो डाउट में घूमते हैं बेटा, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए बेटा, शुरू से मैथ आपको करना पड़ेगा, मेरे लेक्चर्स एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LIG मैंने आपको पढ़ाया था, हमारा क्या होता है, कोस थीटा XI डैश कोमा J, और I और J की वैल्यू बेटा 1 और 2 थी हमारी। तो पुट कर दो, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, L11 निकाल रहे हैं, तो L1 I की जगह 1 पुट कर दिया, J की जगह 1 कर दिया। अब कोस X1 डैश बेटा, देखो X1 डैश और X1 इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल अल्फा का है, तो ये कितना हो गया, कोस अल्फा। अब L12 निकाला बेटा, L12 निकाला तो किस किस के बीच में है बेटा, मैं साफ करता रहूंगा देखो, क्योंकि एंगल्स मेरे को समझाना बहुत जरूरी है, वरना आप गलत कर दोगे। ठीक है बेटा, अभी अगला देखो,
L12 तो इसमें क्या है x1 डैश बेटा ये है हमारा, फिर x2 ये है बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ गया cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है sin अल्फा। सिमिलरली हमें L21 निकाला तो हमारा ये आया बेटा, L22 निकाला तो हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, अब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में L11 L21 L11 L21 ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद जैसे हमने T11 का डैश निकाला, इसी प्रकार हम T22 का डैश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, I, J और P और Q की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 2। एक और समझाऊंगा, उसके बाद आपको सिमिलरली बताते हुए चलूंगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है। एक वैल्यू ये निकाल दी थी, एक और ये निकाल के दिखा रहा हूं। T221 हमने I और J क्या पुट कर दिया बेटा, सेम 2 और 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे J था, यहाँ पे J था, I और J, यहाँ I था, यहाँ J था, पुट कर दिया, एक टर्म आ गई। इसके बाद अभी I की वैल्यू आप पुट करो 1 और 2, तो सॉरी यार P की वैल्यू क्या पुट करो 1 और 2, तो P की वैल्यू यहाँ है हमारी तो 1 पुट कर दिया, एक P की वैल्यू यहाँ है पुट कर दिया। ठीक है बेटा, प्लस का साइन, फिर 2 पुट करो, P की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 है 2 आ गया। अब सिमिलरली क्या करना है, अभी Q की पुट करना है 1 और 2, अभी 2 टर्म था Q का, एक बार इसमें भी 1 करेंगे, इसमें 1 करेंगे, 2 टर्म हो जाएगी, फिर एक बार 2 करेंगे इसमें और इसमें, टोटल 4 टर्म आ गई। फिर वही 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, सिमिलरली जैसे इसमें किया था सारी चीजें लगा के ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। फिर वही L1 ये जो हमने 4 वैल्यू निकाली है ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सेम, ये सारी वैल्यू, ये तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, L21 का डैश निकालेंगे बेटा सिमिलरली, तो ये आपको चेक करना है जैसे मैंने अभी निकाला है वैसे ही, तो ये इक्वेशन नंबर 7 आएगी बेटा, ये आपको सेम जैसे अभी प्रोसेस करवाया वैसे ही। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमें क्या निकाले, L22 का डैश माइनस T11 का डैश प्लस 2 आयोटा T12 का डैश। बेटा ये अभी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू भी निकाल दी, ये वैल्यू भी निकाल दी, ये वैल्यू भी निकाल दी, सारी वैल्यू पुट कर दो। पहले ये T22 का डैश पुट किया, फिर T11 का डैश पुट किया, फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया इसको, फिर T12 का डैश का वैल्यू पुट कर दिया। बेटा सारी वैल्यूज को सोल्व करना है, अभी सोल्व करना डिस्प्ले पे आगे दिखा रहा हूं, सारी वैल्यू को सोल्व करना है बेटा। हमारा एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फा के, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यूज करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर अल्फा T11 का और क्या है को माइनस कोस स्क्वायर T11, इन दोनों में से T11 कॉमन आ रहा था बेटा, तो ये मैंने ये लिख दिया है। ठीक है बेटा, देखो चीजों को समझो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना चीजों को। -2 साइन अल्फा कोस अल्फा T21 12, ये 2 2 4 हो गया बेटा यहाँ पे। फिर आप देखो T22 की एक ये टर्म है बेटा हमारी, ठीक है बेटा, एक ये टर्म है, तो यहाँ से हमने T22 कॉमन लेके ये फिर निकाल दिया। फिर ये टर्म हमारी एज इट इज आई यहाँ पे, फिर ये टर्म बची थी ये एज इट इज आई यहाँ पे, इसकी जगह क्या पुट करना है cos 2 अल्फा, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे cos 2 अल्फा, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मतलब ये बाहर नेगेटिव का बच जाएगा, तो वहां पे मैंने ये सेम चीजें लगा दिया। और इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, अरे साइन 2x होता है कि नहीं होता, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, अरे वही तो बना दिया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना साइन 2 अल्फा, बस बेटा यही किया है। फिर क्या किया बेटा आगे देखते हैं, देखो मैं आगे आपको पढ़ना खुद है बेटा, मैं खाली आपको ये इतनी नोट्सों में कुछ नहीं दिया हुआ बेटा, मैंने बहुत ही स्टडी करके इन पे इजी वे में करवाने की कोशिश किया। आगे क्या किया है ये स्टेप समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे इसकी जगह मैंने साइन 2 अल्फा पुट कर दिया, ये बेटा थोड़ा रफ हो गया, इसको सही कर देते हैं वरना फिर दिक्कत आएगी, साइन 2 अल्फा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, देखो ये पुट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई पूरी। उसके बाद क्या किया, बाकी चीजें सेम लिखी, बस ये चेंज किया। अब क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म थी, सबको सेम लिखा है। क्या चेंजेज किया, ध्यानपूर्वक सुनना, क्या चेंजेज किया है यहाँ पे, कुछ चेंजेज नहीं किया। जो ये टर्म है इसको माइनस का साइन हटा के इसको मैं ये लिख दूं 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन लगा के 2 आयोटा साइन 2 अल्फा T11। अरे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है ना, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे, इसको मैंने बस ये लिखा है, बाकी सारी चीजें सेम लिखी है। आगे चलते हैं, जब इसको देखा आपने से इनमें से कॉमन निकाल दिया, फिर आगे फिर देखा कि यहाँ भी ये कॉमन है ये भी कॉमन है, दोनों में से ये कॉमन निकाल दिया आगे,
तो अंदर जो टर्म ये 3 बच गई हमारी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आ गई, इक्वेशन नंबर 8 आई हमारी। अब सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 2, हमने इसको माइनस कर दिया, जब माइनस किया तो बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 9 आई। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप डिस्प्ले पे चेक कर सकते हो, नोट्सों में नोट्स बाई कर लेना, 100 रुपीज़ में अवेलेबल है ओनली यार यूट्यूब पे। प्लस में ये वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करके दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी धीरे धीरे सर यूनिवर्सिटी को हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 9 आ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन नंबर 9 का लास्ट में हम यूज करेंगे। अब ये बेटा हमारा प्रूव के देखा तो प्रूव में फाई साई था, अरे यार अभी फाई साई कहाँ से लेके आए, अरे मैंने आपको पढ़ाया था एरिस्टैस फंक्शन में कि t11 किसके इक्वल होता है, u,22 के, और t22 किसके इक्वल होता है, u,11 के इक्वल होता है। और एरिस्टैस फंक्शन की इक्वेशन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाई थी, ये हमारी एरिस्टैस फंक्शन में इक्वेशन होती है 2u = जड़ का कंजुगेट फाई जेड प्लस जड़ का जड़ फाई कंजुगेट जेड प्लस साई जेड प्लस साई जेड का कंजुगेट। ये इक्वेशन नंबर 10 पढ़ाई थी। यहाँ जड़ क्या था, x1 प्लस आयोटा x2, जड़ क्या था, जड़ का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा x2। अब बेटा इस चीज को मैं आज से आपको 100 बार पढ़ा चुका हूं, ये हर लेक्चर में यूज हो रही है, हर लेक्चर में इसका डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, हर लेक्चर में इसका इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो ये अभी क्या किया, आगे क्या कर रखा है, जो सेम मैंने आपको पढ़ा रखा है पीछे, वही इक्वेशन 10 को विद रेस्पेक्ट टू x2 इंटीग्रेट करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है। इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या 2 म्यू 2 लिख दिया, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। कैसे किया एक बताता हूं, बाकी आपको खुद करना है। देखो अभी इसको u मानो बेटा, इसको uv मानो, ठीक है, u एज इट इज लिखा, v का डिफरेंशिएशन, तो फाई डैश जेड हो गया बेटा। अब जेड की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे कंजुगेट सॉरी नॉर्मल है, तो जेड प्लस आयोटा x2, क्योंकि हम x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x1 की में करता तो सीधा सा 1 हो जाता, बट x2 की में करेंगे तो x2 के साथ क्या है बेटा, आयोटा, तो x1 तो 0 हो गया, प्लस x2 का क्या हो जाएगा 1, और बस माइनस प्लस में क्या बच रहा है, इसके साथ में आयोटा भी एक टर्म बच रही है, तो आयोटा आ गया। तो v एज इट इज, अब v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट की वैल्यू क्या है बेटा, xi माइनस xi x2, तो आयोटा इसमें x2 तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा बेटा, आयोटा। सिमिलरली इसको u मानो, इसको v मानो, सेम इसको एज इट इज लिखा, इसका क्या तो फाई डैश जेड हो गया कंजुगेट में। अब कंजुगेट वाली टर्म आएगी बेटा, जेड में कंजुगेट किया गया तो फिर माइनस आयोटा बच जाएगा यहाँ पे। अगले में फिर फाई डैश जेड को एज इट इज लिया, जेड का किया तो जेड में आयोटा बच जाएगा यहाँ पे, इसका सेम, ठीक है बेटा। इसको रीअरेंज करके लिख दिया, आयोटा माइनस का था, प्लस माइनस करके इधर रीअरेंज करके लिख दिया। अब क्या कर रहा है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x2। अब जो ये इक्वेशन आई है इसको अगेन दोबारा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x2। तो बेटा जब पहली बार में किया तो ऐसे लिख रहे थे, अब दोबारा करेंगे तो u 2 क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया x2 के रिस्पेक्ट में, ये बोलता है, ये लिखने का तरीका है। फिर दोबारा से इसको u मानो, वही इसको u मानो, इसको v मानो, ये सिंपल है, इसको u मानो, इसको v मानो, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको रीअरेंज करके आगे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है। और हमें पता है u22 किसके इक्वल है, t11 के, अभी पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे ये वैल्यू हमने इसकी यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है बेटा। जो ये 2 था साथ में, इसको दूसरी साइड 1/2 कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है, अभी हमने 2 के रेस्पेक्ट में किया, अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 11 विद रेस्पेक्ट टू x1, अभी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, 2 के रेस्पेक्ट में। अभी इसी इक्वेशन को 10th की इक्वेशन को, सॉरी 11 इक्वेशन को बोला बेटा, 11 इस वाली इक्वेशन को 2 के रेस्पेक्ट में किया था। अभी x की में इसमें क्या बोल रहा है, 2, u, 1, मतलब x1 के रेस्पेक्ट में कर दो, तो x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा अभी, तो ये आएगा हमारा। और u11 किसके इक्वल होता है, 2u,211 के हमारा किसके इक्वल होता है, t12 के इक्वल होता है बेटा, हमने पुट कर दिया बेटा। और बेटा हमें सिमेट्रिक है तो हमें पता है t12 किसके इक्वल होता है, -2 इसके इक्वल होता है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन 10 को विद रेस्पेक्ट टू x1 कर रहा है, ठीक है, इक्वेशन 10 ये हो गई, इसको x1 के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर ये बोला अगेन x1 के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा किसके इक्वल होता है, t22 के इक्वेशन वो होता है, तो हमारी ये वैल्यू भी आ गई बेटा। ये डिफरेंशिएशन बेटा मैंने पढ़ाया हुआ इसलिए सीधा बता रहा हूँ, वरना एक चीज समझाता। अब जो इक्वेशन नंबर 9 थी बेटा, वो क्या थी हमारी, ये थी। अब जो हमने सारी वैल्यू t11 डैश की निकाली थी, t12 डैश की निकाली थी, t11 की, t22, ये सारी वैल्यू इस तरफ की, देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ऐसे समझ में आएगा नहीं। इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी निकाली थी, इसकी निकाली थी और इसकी निकाली थी, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिखा हुआ बेटा, ये मेरी मिस्टेक है, मैं मानता हूँ,
इसको मैं नोट्स में रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, तो मैंने पुट करके ये कैंसिलेशन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारी शॉर्ट वैल्यू आ जाएगी। जब इसको करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये जो टर्म कैंसिलेशन है जो कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म बच जाएगी, अंदर वाली ये टर्म बचेगी कैंसिल होके। ठीक है बेटा, अब ये 2 को बाहर निकाल, 2 दोनों में से कॉमन है बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, और हमारा जब देखा तो हमारा इस साइड में तो यही था, ये 2 क्या है यहाँ भी था बेटा, यहाँ से कॉमन था दोनों से, और इस साइड 2 था ये हमारा, यहाँ पे देखो तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया पूरे में। ठीक है बेटा, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा किसके इक्वल था बेटा, मैंने बताया था n के इक्वल माना था, और ये हमने किसके इक्वल माना था, आयोटा, इसकी जो किसके अंदर माना था, t के, ये हमने किसके इक्वल माना था, n हमारा क्या था, नॉर्मल टेंजेंट, ये था टेंजेंशियल हमारा बेटा। यही हमने इस प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव में आ गया बेटा। तो ये लेक्चर ना बेटा मैं एक बार का तो आपको बताना चाहूँगा, तो मैंने एरिस्ट्रेक्स फंक्शन आपको पढ़ाया है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ जाके आप ये डिफ्रेंशिएशन करना सीखिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ उस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 3 या 2 या 3 है बेटा, वहाँ जाके उसको देखिए। और अगला लेक्चर भी बेटा इसी के ऊपर है, लेक्चर नंबर 24 होगा ना, वो भी इसी प्रकार का फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये जो लास्ट में भी लेक्चर्स लेते जा रहा हूँ ना, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए लेक्चर्स हैं, तो मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 100 रुपीज़ में नोट्स मिल रहे हैं बेटा, मेरे हिसाब से खरीद लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस के बच्चे रेगुलर में बहुत अंतर होता है, डिस्टेंस वाले के पास टाइम नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ बाई कर लेने में फ़ायदा। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप 8685070358 पे आप नोट्स बाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ओनली बेटा, इस पे कॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ओनली नोट्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।